डियर लर्नर्स, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 हिस्ट्री का थीम 1 का जो चैप्टर है ब्रिक बीट्स एंड बोन्स यानी द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। और इसके ऑलरेडी 2 ट्यूटोरियल खत्म हो चुके हैं और अब की बार हमें थर्ड जो टॉपिक पिकअप करना है वो है मोहनजोदाड़ो। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता, जो भी आप जैसे भी समझते हो, तो ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मोहनजोदाड़ो जो है जिसे माउंट ऑफ डेड भी कहा जाता है। माउंट ऑफ डेड इसलिए कहा जाता है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दे रहा हूँ क्योंकि वहाँ देखिए वहाँ पे बोन्स स्केलेटन्स वगैरह मिली हैं, लोग थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे उनके ऊपर लेयर जमते 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 ना माउंट जैसा बन गया, मतलब छोटी सी पहाड़ी, मतलब आप कह सकते हो। तो इसलिए इसको वहाँ के लोगों ने, लोकल लोगों ने मतलब इस हिसाब से समझा और ये नाम दिया कि मृतक लोगों का टीला। लेकिन हमें जो है समझना है कि अर्बन सिविलाइजेशन जो वहाँ पे थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसका सबसे बड़ा जो सेटलमेंट है, अर्बन कल्चर को शो करता है, अर्बन सेटलमेंट को शो करता है, वो मोहनजोदारो है। आपकी बुक में तो वैसे 1925 दिया है, लेकिन 1922 पढ़ने को मिलता है कि राखलदास बनर्जी और व्हीलर को इसका श्रेय दिया जाता है कि दे वर द फर्स्ट टू डिस्कवर इट। लेकिन हाँ, हड़प्पन सिविलाइजेशन में हड़प्पा पहला सिटी था जो खोज निकाला गया था, मतलब जिस साइट की एक्सकेवेशंस हुई थी, और न्यू न्यू एक्सकेवेशन से न्यू न्यू चीज़ें पता चलती हैं। एनीवे, लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज रिटन इन द टेक्स्ट मैटर बिकॉज दिस इज गोइंग टू द बेस ऑफ ए पेपर। शायद जो सबसे यूनिक फीचर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो था वहाँ के डेवलपमेंट, अर्बन सेंटर्स के, वहाँ के जो बस्तियाँ, जो उनकी विकास देखने को मिलता है। लेट अस लुक एट वन सच सेंटर। ऐसा ही एक सेंटर है मोहनजोदारो। कहीं कहीं भी आपको इसका ब्रेकअप मिलेगा, इकट्ठा लिखा हुआ है नहीं मिलेगा। सिंधु नदी पर है ये, और सच कहा जाए तो लरकाना डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान में ही है, वहाँ पे सिंधु नदी से लगभग 20 किलोमीटर दूर। कभी यहाँ से सिंधु नदी नजदीक से बहती होगी। तो दुनिया के इतिहास के जो पहली सिटीज होती हैं उनमें इसका नाम आता है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। और एक वेल नोन साइट है, फर्स्ट साइट टू बी डिस्कवर्ड वर हड़प्पा, जो मैंने आपको बताया। कंफ्यूज मत करिएगा, हड़प्पा वाज द फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद मोहनजोदारो की खोज होती है। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। अब यहाँ से आप थोड़ा सा जानकारी लेना शुरू करिए और 1 मार्क के जो एमसीक्यूज आते हैं उनके लिए रेडी रहिए कि ये जो सेटलमेंट था, यहाँ जो बस्तियाँ मिली हैं, यहाँ पे जो टाउन मिले हैं, जो भी हैं, जहाँ पे लोग रहा करते थे, उसके 2 सेक्शंस हैं। बिल्कुल नहीं भूलना है कि जो बस्तियाँ थीं वो 2 भाग में डिवाइडेड हैं। एक सेटलमेंट जो था वो स्मॉलर था, मतलब कि वहाँ पे कम बस्तियाँ थीं, लेकिन वो ऊंचाई पे बसा हुआ था। और एक मच लार्जर जो रेसिडेंशियल सेटलमेंट्स मिले हैं, वो थोड़ा लोअर लेवल पे बसा हुआ था। और जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, मतलब जो एक्सकवेट करके हिस्ट्री का पता लगाने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने इसे नाम दिया सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल जो हाई प्लेस पे था और लोअर टाउन जो लोअर प्लेस पे था। द सिटाडेल ओज इट्स हाइट टू द फैक्ट। इसे सिटाडेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो देखने को मिला है, जो फैक्ट वहाँ नजर आता है कि जो बिल्डिंग्स हैं वो इस तरह से बनाई गई थी जैसे किसी चबूतरे पे बनाई गई हो, मतलब मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप घर बनाते हो तो नीचे खुदाई में उसकी बुनियाद देते हो ना, और वो बुनियाद दिखाई नहीं देती, फिर ऊपर उनके ऊपर आप दीवारें वगैरह खड़ी कर देते हो, लेकिन पूरे पे नहीं रहती बुनियाद, है ना। वो भी कहीं ना कहीं उसका जो मेन बेस है आपका। लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि मतलब पूरा का पूरा पहले चबूतरा बनाया जाएगा, मतलब पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, और फिर इसके ऊपर इमारत खड़ी करी जाएगी। तो ये जो प्लेटफॉर्म था, ये जो है मड ब्रिक्स का बना होता था, ये आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। इट इज़ जस्ट लाइक यू टेक टाइल, और टाइल के ऊपर आप कुछ चीज़ बनाना शुरू कर दें, मिट्टी का कुछ, तो उस टाइप का एक बेस, बेस के ऊपर फिर ये बिल्डिंग्स बनती थी। चारों तरफ से घिरी होती थी, इट वॉज वॉल्ड, विच मीन दैट इट वॉज फिजिकली सेपरेटेड। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल कर दोगे, चारों तरफ से घेर दोगे, तो ये निश्चित है कि और जो अगर जो बगल की बस्तियाँ होंगी उनसे अलग नजर आएगा। हम यहाँ सिटीडेल की बात कर रहे हैं, तो लोअर जो पार्ट है, लोअर टाउन से अलग नजर आएगा। देखिए यहाँ पे जो फिगर दी गई है आपको, वो इसीलिए दी गई है। ये सिटीडेल का एरिया है और ये लोअर एरिया है। इस पर हम दोबारा लौटेंगे, फिलहाल जो यहाँ लिखा गया उसको हम पढ़ लेते हैं। जो लोअर टाउन था वो भी वॉल्ड था, और सेवरल बिल्डिंग्स और बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म। तो वहाँ भी जो प्लेटफॉर्म्स पे सेवरल बिल्डिंग्स बनी हुई थी। कहने का मतलब यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे नहीं, सारा का पूरा जो लोअर टाउन बसा हुआ था, डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, डिफरेंट डिफरेंट घर देखने को मिलते हैं, विच सर्व्ड एज फाउंडेशंस। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, यही इनके फाउंडेशंस हुआ करती थी, अलग से बुनियाद देने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इट हैज़ बीन कैलकुलेटेड दैट इफ वन लेवल मूव्ड, अब ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे ना, आप सोचिए इसमें कितना मेहनत लगता होगा, कितना इसमें मिट्टी और ईंटों के खर्च होते होंगे, मड ब्रिक से बनती थी। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि इफ वन लेबरर मूव्ड रफली अ क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ डेली, यानी अगर एक व्यक्ति वो दिन भर में मेहनत करके लगभग 1 क्यूबिक मीटर, आपने मैथ पढ़ी होगी कि 1 क्यूबिक मीटर का जो एरिया होता है उसमें से जो मिट्टी निकल के आएगी, अगर वो उतनी खुदाई कर पाता है, और खुदाई करने का मतलब ये है कि उतनी मिट्टी वो मूव कर पाता है,
लाकर इस प्लेटफॉर्म पे डाल सकता है बनाने के लिए। तो जस्ट टू पुट द फाउंडेशन इन प्लेस, मतलब इस फाउंडेशन को तैयार करने के लिए, तो लगभग इट वुड हैव रिक्वायर्ड 4 मिलियन पर्सन डेज, यानी लगभग वहाँ पे 4 मिलियन का मतलब 40 लाख पर्सन डेज की आवश्यकता पड़ी होती। कहने का मतलब ये है कि अगर एक व्यक्ति ही खाली काम कर रहा है तो उसे 40 लाख दिन लगते, 2 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो 20 लाख दिन लगते, और 40 लाख लोग इकट्ठा काम कर रहे हैं तो एक ही दिन में प्लेटफॉर्म तैयार होता। तो यू कैन इमेजिन योर सेल्फ की लार्ज लेबर की उस समय आवश्यकता पड़ी होगी। और चलिए, प्लेटफॉर्म तो जो तैयार हो रहा है, हम कुछ और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस पे और क्या हम स्टडी कर सकते हैं। कि अगर मान लीजिए कि प्लेटफॉर्म तैयार है, उसके अलावा भी आप कुछ और सोचिए। वो ये सोचिए कि एक बार प्लेटफॉर्म तैयार हो गया, ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ए फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। यानी कि एक प्लेटफॉर्म अगर तैयार हो गया, आप अंदाजा लगाइए कि जितने भी घर बनने हैं वो घर इसी पे बनने हैं। तो कितना ज्योमेट्रिक और कितना मेजरमेंट, कितना संभल के सब काम करना पड़ता होगा, क्योंकि इसके ऊपर घर ही नहीं बनने हैं और भी आसपास की चीज़ों को बनाना है। इसलिए यहाँ लिखा गया कि ऑल बिल्डिंग एक्टिविटी विद इन द सिटी वाज रिस्ट्रिक्टेड टू अ फिक्स्ड एरिया ऑन द प्लेटफॉर्म। सो इट सीम्स दैट, यानी फिर ये जो हिस्टोरियंस हैं, जो आर्कोलॉजिस्ट, उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि जो सेटलमेंट है वो पहले प्लान किया जाता होगा। ध्यान से आप पढ़िए यहाँ पे और सुनिए कि जो सेटलमेंट है, जो प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता होगा, उसकी पूरी योजना तैयार की जाती होगी और फिर उसके बाद उसे इम्प्लीमेंट किया जाता होगा, जो उनकी जो पूरी की पूरी जो स्कीम रहती होगी बिल्डिंग की। तो उन्हें पता चल जाता होगा कि भाई इतने घर बनेंगे, इस हिसाब से बनेंगे, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। दैट इज प्लेटफॉर्म बिल्डिंग प्रिसीड्स प्लानिंग ऑफ सेटलमेंट्स ऑन इट। तो अदर साइंस ऑफ प्लानिंग इंक्लूड, और जो प्लानिंग का हमें जो मिलता है साक्ष्य, एविडेंस, वो ये है कि ईंटें ईंटें वेदर सनराइट, या तो उन्हें धूप में सुखाकर पकाया जाता था या उन्हें भट्ठियों में पकाया जाता था। जैसे आजकल ईंट के भट्टे होते हैं, उस टाइप के तो नहीं होंगे, बट एनीवे उनको पकाया भी जाता था। और उनका रेशियो बड़ा ही स्टैंडर्ड का होता था, यानी वो लोग जानते थे ज्योमेट्री। और जो लेंथ और ब्रेथ और हाइट का जो रेशियो है वो इस प्रकार से है, यानी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है। अगर हम रेशियो में करें तो अगर हाइट आपकी 1 है तो लेंथ इसकी 4 टाइम्स हो जाएगी और ब्रेथ इसकी 2 टाइम्स हो जाएगी। यानी आप कह सकते हो कि जो रेशियो था लेंथ, ब्रेथ और हाइट का, वो 4:2:1 का था। और ये लगभग ऑल हड़प्पन सेटलमेंट्स में यूज की गई हैं, है ना। मान लीजिए ट्रू फॉल्स में दे दिया गया या सुनो और आपको पता ही नहीं है। अब आते हैं नाले, ड्रेन्स, वहाँ निकासी की क्या व्यवस्था थी, पानी कैसे घरों से निकालकर बाहर जाता था। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सिविलाइजेशन जो कुछ भी है यहाँ से ही आप काफ़ी कुछ जान लेंगे। वैसे आज की जो ईंटें यूज़ होती हैं इंडिया में, ना, जो रेड ब्रिक पकाई हुई, उसका क्या साइज होता है। एनीवे, वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन सिटीज वाज द केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। बिल्कुल भी मत भूलिएगा कि बहुत ही तरतीब से पूरे प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम वहाँ देखने को मिले हैं। इफ़ यू लुक एट द प्लान ऑफ लोअर टाउन, अगर लोअर टाउन का प्लान अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि जो रोड्स हैं और जो स्ट्रीट्स हैं, लेड आउट, उन्हें इस तरह से बिछाया गया था, बनाया गया था कि हमें अप्रॉक्सीमेट ग्रिड पैटर्न देखने को मिलता है। ग्रिड आप जानते हैं, इस प्रकार से ग्रिड बनता है। तो सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थी, आप ये समझ जाइए, दैट इज इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल्स। It seems that streets with drains were laid out first and then houses built along them। अब ये आपको फैक्ट याद रखना है। वो ये कि अंदाज़ा ये लगता है वहाँ के जो सेटलमेंट में जो भी खोदाई में मिली हैं चीज़ें, और खुदाई में जो पैटर्न मिला, उससे ये पता चलता है कि जो स्ट्रीट्स थी वो पहले बना दी जाती थी। मतलब स्ट्रीट्स अपने जो जो स्ट्रीट्स थी उनके किनारे जो नालियाँ हैं, इनको पहले बना लिया जाता था और हाउसेस उसके बाद उन्हीं के साथ साथ बनाए जाते थे। कहने का मतलब ये है कि अब क्या है कि आपका घर बन गया पहले और उसके बाद आप किनारे से नाली निकाल रहे हो, तो पता चला कि सब कुछ, सड़क भी बन गई, नालियाँ भी बन गई, सब कुछ बन गया। अब किनारे किनारे आपने घर बनाना शुरू कर दिया। इस तरह से वहाँ पे था। इफ़ डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हैड टू फ्लो इनटू द स्ट्रीट, क्योंकि अगर मान लीजिए घर का जो पानी है, वेस्ट वाटर है, अगर उसे स्ट्रीट में निकलना है, नाले में जाना है, तो हर एवरी हाउस नीडेड टू हैव एटलीस्ट 1 वॉल अलोंग द स्ट्रीट। तो कम से कम घर जो दीवारें हैं घर की, उनकी कम से कम एक दीवार तो स्ट्रीट से सटी होगी, जहाँ से पाइप या वगैरह निकला होगा और नाली में वो पाइप पानी को गिरा देगा घर के। तो सोचिए इतने प्लांट तरीके से वहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिले हैं ना। देखिए ये जो है यहाँ पे, ये एक ड्रेन सिस्टम यहाँ दिखाया जा रहा है। अ ड्रेन इन मोहनजोदारो, नोटिस द ह्यूज ओपनिंग ऑफ ड्रेन। ये ड्रेन की ओपनिंग है ना, बड़ा ड्रेन। और ये जो फिगर है इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। ये लोअर टाउन है और किनारे किनारे यहाँ पे दीवारें हैं। आप ये कह सकते हो कि ये लोअर वैल्यू रेसिडेंशियल एरिया था, बड़ी बस्तियाँ यहाँ पर थीं। और ये जो है ये हाई
वैल्यू पब्लिक बिल्डिंग का एरिया आप कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आगे हम देखेंगे कि ये जो सिटाडेल है थोड़ा ऊंचाई पे, मतलब सिटाडेल मतलब होता है गढ़, तो ये थोड़ा ऊंचाई पे है, तो इस वजह से इसे सिटाडेल नाम दिया गया है। अलग से चबूतरा इसका बना है, थोड़ा निचाई पे अलग से इनका बना होता था, और दीवालों से दोनों सेपरेटेड थे। और जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज वगैरह हैं इनमें ना लोगों ने अपनी अपनी खोज की है, तो उस हिसाब से उनके उनके नाम भी इसके अंदर दिए गए हैं। हमने बताया था राखल दास बनर्जी और व्हीलर का मेन इसमें योगदान था, शुरू में उन्हीं को इसका श्रेय जाता है। और इस सिटाडेल में जो पब्लिक मतलब की बिल्डिंग्स होती थी, जैसे आपके लिए मार्केट है, मॉल है, लाइब्रेरी है, स्विमिंग पूल्स हैं, अदर कल्चरल सेंटर्स हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, रेलवे स्टेशंस हैं, पब्लिक प्लेसेस हैं, पार्क्स हैं, मतलब अभी कह सकते हो कि फॉर सार्वजनिक स्थल आप कह सकते हो यहाँ पे चीज़ें, और यहाँ पे लोगों की बस्तियाँ। यहाँ पे दिया गया है कि जो मोस्ट हड़प्पन सेटलमेंट्स हैव ए स्मॉल हाई वेस्टर्न पार्ट। याद रहे कि जो हाई पार्ट है ये वेस्टर्न पार्ट है, और जो लोअर पार्ट है वो ईस्टर्न पार्ट है। ये लार्जर है और ये स्मॉलर है, लेकिन हमेशा हर जगह हड़प्पन सिविलाइजेशन में ऐसा देखने को नहीं मिला, है ना, कि लार्जर एरिया स्टार्ट सकते वेयर आर वेरिएशंस। जैसे धोलावीरा की बात करें, एट साइट सच एज धोलावीरा की हम बात करें, तो लोथल की हम बात करें जो कि गुजरात में है, द इंटायर सेटलमेंट वॉज फोर्टिफाइड। वहाँ पे पूरा का पूरा सेटलमेंट फोर्टिफाइड होता था। कहने का मतलब ये है कि जो हाई है, जो लोअर है, सब का सब जो है फोर्टिफिकेशन हो जाता था। एंड सेक्शंस विद इन द टाउन वर आल्सो सेपरेटेड, और टाउन के अंदर भी सेपरेशन देखने को मिलता था। द सिटीडल विद इन लोथल वॉज नॉट वॉल्ड ऑफ। और हम लोथल की बात करें तो वहाँ का जो सिटीडल था वो वॉल्ड ऑफ नहीं था, लेकिन ऊंचाई पे बना हुआ था। अब डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मतलब किस प्रकार से वहाँ पर रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स वगैरह बनती थी और उनके बिल्डिंग्स के क्या कंपोनेंट होते थे। अगर हम लोअर टाउन की बात करें मोहनजोदारो में, तो उससे एग्जांपल मिलता है कि वहाँ पे रिहायशी बस्तियाँ होती थी, और मैनी वर सेंटर्ड ऑन द कोर्टयार्ड विद रूम्स ऑन ऑल साइड्स। मतलब आंगन हो गया बीच में और उसके किनारे किनारे कमरे हो गए, इस टाइप से जो आज भी लोग गाँव वगैरह में इस तरह के घर बना देते हैं, सिंपल डिजाइन है। द कोर्टयार्ड वॉज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज़। शायद सबकी सब ओपनिंग लगभग कोर्टयार्ड में हो रही है मेन रूम्स की, तो ये कोई भी निकल के आएगा तो यहाँ इकट्ठा हो सकता है, इसलिए यहाँ लिखा गया द कोर्टयार्ड इज प्रोबेबली द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज सच एज कुकिंग। तो कोर्टयार्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती थी। इट वॉज द सेंटर ऑफ एक्टिविटीज, जैसे कुकिंग है या वीविंग है ना। पार्टिकुलरली ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर, खासकर गर्मी के मौसम में और सूखे मौसम में लोग वही आ जाते थे, यहाँ ताजी हवा वगैरह भी मिलती होगी। तो ये सब तो आज भी देखने को मिल जाता है। लेकिन व्हाट इज आल्सो इंटरेस्टिंग इज इन अपेरेंट कंसर्न फॉर प्राइवेसी। अपेरेंट मतलब एकदम क्लियर, जो साफ साफ नजर आता हो। कंसर्न माने चिंता, प्राइवेसी मतलब भाई आप लोगों को नहीं चाहते कि आपके पर्सनल स्पेस में, पर्सनल मैटर में, पर्सनल एक्टिविटीज में कोई दखल दे। तो वो अपनी प्राइवेसी को मेंटेन करना पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ पे विंडोज नहीं मिली हैं वॉल्स में अलोंग द ग्राउंड लेवल। यानी जो घर हैं उनकी डबल बिल्डिंग भी होती थी, एक से ज़्यादा बिल्डिंग भी वाले भी घर वहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि रहे होंगे। तो जो ग्राउंड फ्लोर में वॉल्स नहीं होती थी और दीवार वो नहीं होती, खिड़कियाँ नहीं होती थी। हाँ, खिड़कियाँ होती भी थी तो लोअर स्ट्रीट की तरफ वो खुला करती थी। ये मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। बिसाइड द मेन इंट्रेंस डज नॉट गिव अ डायरेक्ट व्यू। ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो जो मेन इंट्रेंस था वो डायरेक्ट व्यू इंटीरियर ऑफ द कोर्ट यार्ड का नहीं देता था। मतलब कोई भी बाहर से जो एंट्री है बाहर वालों की, अगर वो यहाँ से देखें भी तो सामने कोई ना कोई दीवार नज़र आएगी, और वो जो कोर्टयार्ड है वो नज़र नहीं आएगा कि वहाँ पे कौन लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। वैसे आज भी घरों में कुछ इस तरह के आपको ज़रूर मिल जाएंगे जहाँ पे मेन एंट्रेंस खोलने के बाद आपको घर का इंटीरियर का पार्ट नहीं दिखाई देगा। तो ये तो हो गया भाई प्राइवेसी वाला मैटर। कोर्टयार्ड के आसपास ही कमरे बने होते थे। एवरी हाउस हैड इट्स ओन बाथरूम, और हर घर में लगभग लगभग खुद का बाथरूम होता था, जैसे गुसलखाना जिसे हम कहते हैं, और वो ईंटों से बना होता था। ड्रेन्स होती थी जो दीवार से जुड़कर और बाद में स्ट्रीट के ड्रेन में जाके चली जाती थी। अभी हम इसको देखेंगे जो अब यहाँ पे है। सम हाउसेज हैव रिमेन्स ऑफ स्टेयरकेसेस, और सीढ़ियों के भी अवशेष मिले हैं कि कुछ घरों में जो ऊपर की तरफ जाने वाली सीढ़ियों भी रही होंगी, सेकंड स्टोरी या छत पे जाने के लिए। मैनी हाउसेज हैड वेल्स, कई घरों में कुएं मिले, सब घरों में नहीं मिले, कई घरों में कुएं मिले हैं। और इंटरेस्टिंग ये भी है कि वो जो कुएं हैं वो अंदर बहुत नहीं होते थे, बल्कि दैट कुड बी रीच्ड फ्रॉम द आउटसाइड। ऐसे कमरे में कुआं बनाया जाता था कि बाहर से भी लोग आकर उसका यूज कर सकें। परहैप्स यूज्ड बाई पासर्स बाई, बगल में अगल बगल से गुजरने वाले लोग भी उस कुएं का इस्तेमाल कर सकें, पानी की जरूरत को पूरा कर सकें। स्कॉलर्स हैव एस्टिमेटेड दैट द टोटल नंबर ऑफ वेल्स इन मोहनजोदारो वाज अबाउट 700। और चूंकि फिगर दी गई तो ध्यान में रखिएगा कि लगभग 700 कुएं रहे होंगे, ऐसा एस्टिमेट लगाया गया है। तो स्टेयर केसेस हो गई, बाथरूम्स हो गए, वेल्स हो गए, और नो विंडोज ग्राउंड फ्लोर में। लेकिन
और प्राइवेसी कंसर्न, और कोर्ट यार्ड के आसपास कमरे। अब इसमें देखिए कि ये आप देख लीजिए इसमें क्या बताएं अब आपको। हाँ, इसमें पूछा गया है कि वेयर इज द कोर्ट यार्ड एंड वेयर आर द टू स्टेयरकेसेस, और एंट्रेंस कहाँ है घर का। तो ये मैंने इसको ध्यान से देखा, और मैं अभी आपको बताता हूँ। दिस इज एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग ऑफ अ लार्ज हाउस इन मोहनजोदड़ो, देयर वाज अ वेल इन रूम नंबर 6। ये तो दिया गया है, ये बड़े घर का है, कई कमरे हैं यहाँ पे। तो जो कुआं है वो इसमें है। ये आपका एंट्रेंस हो गया। तो कोई भी एंट्रेंस में प्रवेश करेगा तो सीधा कोर्ट यार्ड में उसकी नज़र नहीं जाएगी, लेकिन वो यहाँ से आके जो भी जहाँ से दिया गया हो आने का, वो इस कुएं को इस्तेमाल कर सकता है। खिड़कियाँ नहीं है आसपास, और ये देखिए ये पाइप आई हुई है दीवार के सारे सारे, और ये पाइप ऊपर के पानी को भी और नीचे जो होगा उसको भी सब लेके और कहीं ना कहीं ले जाके ये ड्रेन में मिला देता होगा। स्टेयर केस की बात करें तो जो स्टेयर केस है वो एक तो साफ ये नज़र आ रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, छत वाला इलाका है, और एक स्टेयर केस जो है वो यहाँ पे बना हुआ है। तो मेरे ख्याल से आपको जवाब मिल गया होगा जो मैंने आपको बताया। यहाँ जो दिया गया वो दिया गया है कि द मोस्ट एंसेंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। मतलब कुछ लोगों का, आर्कियोलॉजिस्ट का तो ये भी मानना है कि पुराने समय के जो भी सेटलमेंट्स मिले हैं सिविलाइजेशंस में, जैसे मतलब इजिप्शियन है, चाइनीज़ है, मेसोपोटामियन है, तो बहुत ही कंप्लीट सिस्टम अपने आप नज़र आता है, क्योंकि जो मैकहे हैं ना, उन्होंने इस चीज़ को नोट किया है। इट इज़ सर्टेनली द मोस्ट कंप्लीट एंसेंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। अब ये स्टेटमेंट है, आप इसको ध्यान रखिए। मुझे पेपर बनाना होता तो मैं इसमें से तो क्वेश्चन आपसे पूछ लेता और कहता इसको जस्टिफाई करो। और कोई बोर्ड का पेपर बनाने वाले लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, तो भैया इस पे क्वेश्चन बनाओ, ना बना हो पहले तो। एवरी हाउस वॉज कनेक्टेड टू द स्ट्रीट। हर घर स्ट्रीट ड्रेन से कनेक्टेड था, मतलब हर घर से दीवार से होती हुई पाइप स्ट्रीट ड्रेन में जाती थी। द मेन चैनल्स वर मेड ऑफ ब्रिक्स। और जो मेन, जो भाई देखिए जो घर से जो जिस ड्रेन में जाएगा फिर वो नाली जाके बड़े ड्रेन में मिलेगी, तो जो मेन चैनल था, जो मेन ड्रेन था, जो मेन नाला था, वो ब्रिक से, मतलब ईंटों से बना हुआ था, और मोर्टार से उसको पूरा पक्का किया गया था। और उसके ऊपर भी लूज ब्रिक्स मिलती हैं, नाले खुले ना हो, नाले को कवर किया जाए इसके लिए। लूज ब्रिक्स का मतलब ये है कि उन्हें बाद में रिमूव करके क्लीन भी किया जा सके। और इन सम केसेस लाइमस्टोन वाज यूज्ड फॉर द कवर्स। कहीं कहीं पे लाइमस्टोन के माध्यम से जो है वो कवर तैयार किए गए हैं नालों के ऊपर के। हाउस ड्रेन्स फर्स्ट एम्प्टीड इनटू ए सम्प। अब देखिए घर है, अब घर से जो निकली नाली वगैरह, तो पहले वो सम्स में जाती थी, मतलब छोटे छोटे पिट बना दिए, पहले पानी यहाँ जाएगा फिर यहाँ से निकल के जाएगा। आज भी इस तरह के जो है स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो सबसे पहले हाउसेज ड्रेन्स वर एम्प्टीड इनटू सम्प। एक सम्प में या सेसपिट आप कह सकते हो, वहाँ पे पानी पूरा जाता था। और सेसपिट चूंकि बहुत बड़ा नहीं होगा तो उसमें से भाई पानी जब भर जाएगा, ओवरफ्लो होगा, तो फिर वो निकल के आगे जाएगा। तो वहाँ से जो है सॉलिड मैटर जो है वो नीचे सेटल हो जाता होगा वेस्ट वाटर का, और वेस्ट वाटर जो खाली जो पानी होगा वो निश्चित है ड्रेन में चला जाता होगा। अ वेरी लॉन्ग ड्रेनेज चैनल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स विद सम्स फॉर क्लीनिंग। जो नालियाँ बहुत बड़ी बड़ी होती थी तो उनके बीच बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पे एट रेगुलर इंटरवल्स सम्स बनाए गए थे। और निश्चित है कि बहुत ही अच्छा, सोचिए कि उस समय लोग प्लान करते थे, आज भी इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। इट इज़ अ वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी। हम आर्कियोलॉजी का इसे वंडर कह सकते हैं कि लिटिल हीप्स ऑफ मटेरियल, मोस्टली सैंड, हैव फ्रीक्वेंटली बीन फाउंड लाइंग आउटसाइड ड्रेनेज चैनल्स। यानी जो ड्रेनेज चैनल्स बने हुए थे, बड़े बड़े नाले बने हुए थे, तो उनके किनारे जो है पाए गए हैं ढेर। कहने का मतलब ये है कि जैसे नाला है, पानी चला जा रहा है, तो जब इसको साफ करेंगे तो इसका कचरा ऐसे निकाल लिया जाता है। आज भी नालियाँ इसी तरह सफाई होती हैं, और बाद में इनको फिर वहीं छोड़ के चले जाते हैं। गाड़ियाँ आती हैं, भर के जब सूख जाते हैं लेके भर के चले जाते हैं, तो नाली के किनारे का कचरा साफ हो जाता है। लेकिन उस समय जो है निकाल के ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। तो इस तरह के साफ भी किए जाते होंगे, बट ये तरीका तब भी आजमाया जाता था, ये बताया गया। तो ये इंटरेस्टिंग है कि द डेवरी, मतलब जो वहाँ का जो मलबा है, जो सफाई का जो वहाँ मिलता था, वाज नॉट ऑलवेज कार्टेड अवे। उसे हमेशा वहाँ से नहीं हटाया जाता था जब ड्रेन को क्लियर किया जाता था। और आज भी इसी तरह से है, बाद में हटाया जाता है। ये जो है मैकay का अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948 में उनका जो बुक में आपको मिल जाएगा। डेनिश सिस्टम वर नॉट यूनिक टू द लार्जर सिटीज़। अब जो डेनिश सिस्टम है खाली लार्जर सिटीज़ की बात नहीं कि बड़े बड़े कस्बों में, बड़े बड़े अर्बन सेटलमेंट में रहे होंगे, ये स्मॉलर सेटलमेंट्स में भी पाए गए हैं। तो भैया एमसी के लिए तैयारी है। एट लोथल, लोथल की अगर हम बात करें, लोथल एक बंदरगाह था, है ना, समुद्र के किनारे। वाइल हाउसेज वर बिल्ट ऑफ मड ब्रिक्स। अब वहाँ पे घर जो है वो मिट्टी की ईंटों की बनी होती थी, ड्रेन्स पक्की ईंटों के बने होते थे। देखिए आज भी आप गाँव अगर हम जाएंगे तो कहीं ना कहीं आपको कच्ची ईंटों की बुनियाद, तो आपको कच्ची ईंटों की बुनियाद नहीं मिलेगी तो कम से कम ईंटों के बीच में मिट्टी के गारे से, जिसे हम मोर्टार कहते हैं, उससे बनी हुई आपको गारे मिल जाएंगे, जिससे कि दीवारें तैयार की गई। और कहीं कहीं तो कच्ची मिट्टी के भी आपको मिल जाएंगे। तो जैसे मिट्टी के घर बनाए जाते हैं वैसे कच्ची मिट्टी की ईंटों के हो गए। लेकिन भाई पानी नालों से गुजरेगा तो वहाँ कच्ची ईंटों से काम नहीं चलेगा, तो वहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का यूज होता था, मतलब पकी हुई ईंटों का।
अच्छी खासी पकी ईंटों। आगे चलते हैं तो ये सिटाडेल है, ये हमको पढ़ना है, इसका लास्ट पार्ट है। यहाँ भी आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ने को मिलेगी। इट इज़ ऑन द सिटाडेल दैट वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स। लेकिन सिटाडेल जो ऊंचाई पे बना हुआ टाउन था जहाँ पे पब्लिक बिल्डिंग्स वगैरह मिलती थी, एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर दैट वर प्रोबेबली यूज्ड फॉर स्पेशल पब्लिक पर्पजेस। तो वहाँ पे ऐसे स्ट्रक्चर्स मिले हैं, बिल्डिंग्स, वहाँ पे बिल्डिंग के साक्ष्य ऐसे मिले हैं जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस कुछ पब्लिक पर्पज के लिए, मतलब खास पब्लिक पर्पज के लिए उसका इस्तेमाल होता था। दीज इंक्लूड द वेयर हाउस। अब जैसे वहाँ पे वेयर हाउस मिला है, मतलब भंडार घर मिले हैं, आप इसे याद रखिएगा। अ मैसिव स्ट्रक्चर ऑफ इज द लोअर ब्रिक पोर्शंस रिमेन्स। अ मैसिव स्ट्रक्चर, वेयर हाउस बड़े होते थे काफ़ी, और जिसका जो लोअर ब्रिक पोर्शन वाला रिमेन है, जैसे जो 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 जहाँ पे वेयर हाउस की बात की जा रही है, शायद यहाँ पे ग्रेनरी रही होगी या कुछ और रखा जाता होगा, मतलब कंफर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसको वेयर हाउस नाम दिया गया है। तो ये डबल स्टोरी का है और नीचे का जो है वो ब्रिक का बना हुआ है, ऊपर वाला लकड़ियों का बना हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे दिया गया है कि जो नीचे का जो ब्रिक वाला स्ट्रक्चर था वो तो बचा हुआ है, वाइल द अपर पोर्शन जो है, अब प्रोबेबली वुड शायद लकड़ी का बना होता था, वो सड़कर खत्म हो गया। और ग्रेट बाथ, मतलब वहाँ पे वेयर हाउस मिला है और ग्रेट बाथ मिला है। अब ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, ये कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी तो नहीं थी। तो ये आपको ध्यान रखना, सिटाडेल का ये हिस्सा है। यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये है आपका वेयर हाउस। यहाँ पे सीढ़ियाँ बनी हैं ऊपर के लिए। और भी यहाँ पे इलाके हैं, ध्यान रखिए आप। यहाँ पे कुआं है, देखिए यहाँ पे कॉलेज, यहाँ पे ग्रेट कोर्टयार्ड, ये ग्रेट बाथ वाला इलाका है पूरा का पूरा जो बना हुआ है। और ये आपकी मेन स्ट्रीट है जो बीच में बनी हुई है। द ग्रेट बाथ वॉज अ लार्जर रेक्टेंगुलर टैंक, एक रेक्टेंगुलर टैंक हुआ करता था इन अ कोर्टयार्ड। मतलब कहने का मतलब ये है कि बड़ा सा है, इसके बीच में इस तरह से बना होता था, और चारों तरफ कॉरिडोर होते थे उसके 4 साइड्स में, और वहाँ पे 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स थे, मतलब 2 सीढ़ियाँ थी वहाँ पर, 2 जगह, नॉर्थ में और साउथ में। जैसे ये आपको ग्रेट बाथ नज़र आ रहा है, तो इस ग्रेट बाथ का, ये इसका ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ये इसका वेस्टर्न पार्ट हो जाएगा, इसका नॉर्दर्न पार्ट हो जाएगा, इसका सदर्न पार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से लोग जा सकते थे इसमें और यहाँ से लोग जा सकते थे। विच वॉज मेड ऑफ वाटर टाइट बाई सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज। और चूंकि पानी का मामला है, तो जो वहाँ पे मोर्टार यूज़ किया जाता था, जिस हिसाब से वहाँ पे उसकी सेटिंग की गई थी, वो पूरा का पूरा जो टैंक था उसे वाटर टाइट बनाया गया था, मतलब वाटर प्रूफ बनाया गया था बाय सेटिंग ब्रिक्स ऑन एज। इसके किनारे किनारे जो है, वाटर टैंक के किनारे किनारे जो एजेस हैं, वहाँ पर जिप्सम का मोर्टार, जैसे अभी जो आपके यहाँ घर बनते हैं तो उसमें सीमेंट का मोर्टार तैयार किया जाता है ना, और जिप्सम का मोर्टार यहाँ पे यूज़ किया जाता था, जो कि वाटर प्रूफिंग में हेल्प करता था। अभी भी जो छतें वगैरह हैं, जहाँ से सीलिंग वगैरह है, वहाँ पे जिप्सम मोर्टार का यूज़ किया जाता है। बाकी जो हमारा नोट्स ट्यूटोरियल है उसमें सारे पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। देयर वर रूम्स ऑन 3 साइड, तीन तरफ कमरे थे। याद रहे, चारों तरफ नहीं थे, 3 तरफ कमरे थे। इन वन ऑफ विच वाज अ लार्जर वेल, और उनमें से एक में बड़ा वेल मिला है। वाटर फ्रॉम द टैंक फ्लोड इनटू अ ह्यूज ड्रेन, और चूंकि इसमें से वाटर बराबर बना नहीं रहता था, उसको फ्रेश रखने के लिए इसमें से टैंक से फ्लो करके एक ह्यूज ड्रेन में चला जाता था, बड़े नाले में। अच्छा, जो उत्तर की तरफ से जो लगी हुई लेन है, वहाँ पे छोटी-छोटी बिल्डिंग मिली हैं और उनमें 8 बाथरूम्स मिले हैं। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये नॉर्थ है, तो नॉर्थ की जो लेन है ये वाली, 4 ऑन ईस्ट साइड ऑफ द कॉरिडोर। अब देखिए, जो ये नॉर्थ ये भी जाएगा, नॉर्थ ये भी जाएगा, तो 4 कमरे इधर मिले हैं, 4 कमरे इधर मिले हैं। इस टाइप से ये बताया गया है। विद 8 bathrooms, 4 on each side, ठीक है, कॉरिडोर के, विद ड्रेन्स फ्रॉम ईच बाथरूम कनेक्टिंग टू अ ड्रेन दैट रन अलोंग द कॉरिडोर। और इन बाथरूम से जो नाली निकल के गई थी, ड्रेन निकल के गई थी हर बाथरूम से, वो कॉरिडोर के साथ साथ जो ड्रेन थी उसमें जाके मिल जाते थे। कहने का मतलब ये है कि ये जो है, ये नॉर्थ हो गया, और ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो ये आपका टैंक है, तो ये जो नॉर्थ वाली लेन है, ये नॉर्थ वाली लेन है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, और इन चारों की जो अलग अलग निकासी होगी, है ना, वो जाके इन्हीं के साथ अलग से एक ड्रेन बहती थी, अलग से एक ड्रेन बहती थी, उसमें जाके मिल जाते थे, वो स्ट्रीट में जाके मिल जाती होंगी। द यूनिकनेस ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब इस स्ट्रक्चर की जो खास बनावट अभी हमने डिस्कस की, उसके अलावा इसका कॉन्टेक्स्ट क्या रहा होगा, इसका इस्तेमाल क्या रहा होगा। क्या ये स्विमिंग पूल था? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसमें जो लिखा है और जो आपको ध्यान में रखना है कि इट वॉज फाउंड, मतलब सिटाडेल में मिला है, और सिटाडेल में और भी कई बिल्डिंग्स मिली हैं जो पब्लिक पर्पज के लिए यूज होती थी। तो हैज़ लेड स्कॉलर्स टू सजेस्ट, तो स्कॉलर्स इस चीज़ का अंदाजा लगा पा रहे हैं कि इट वाज मेंट फॉर सम काइंड ऑफ स्पेशल रिचुअल बाथ, शायद कुछ रिलीजियस पर्पज के लिए, स्पेशल रिचुअल बाथ के लिए यूज किया जाता था। खास मौक़ों पर कुछ पूजा पद्धति, कुछ रिलीजियस बिलीफ और कुछ कर्म कांड के लिए इसका यूज किया जाता था। जैसे अभी हिंदू सनातन संस्कृति में गंगा स्नान लिखा गया है, तो क्या रोज़ थोड़ी होता है। अब जैसे कुंभ 12 साल बाद आता है, 6 साल बाद होता है, और हर साल भी वहाँ पे लोग जाते हैं।
तो स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज़ होता था, कोई स्विमिंग पूल नहीं था कि वहाँ पे लोग मौज-मस्ती करने के लिए जाते हों, क्योंकि वहाँ पे बगल में जो बने हुए हैं अलग-अलग 4 इधर जो स्नानागार बने हुए हैं और फिर एक बड़ा कुआँ बना है, तो शायद कुछ न कुछ तो ये रिचुअल बात के लिए यूज़ होता था। वहाँ की लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा चुकी है, शायद हो सकता है उसके पढ़ने के बाद कुछ और भी चीज़ें पता चलेंगी इंटरेस्टिंग। विच ऑफ द आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ मोहनजोदड़ो इंडिकेट प्लानिंग? तो भैया देखिए वहाँ का जो अर्बन सेटलमेंट है वो पूरा प्लानिंग का ही तो उदाहरण है, और खास का जो उसका ड्रेनेज सिस्टम है। आर देयर अदर स्ट्रक्चर्स ऑन द सिटी अपार्ट फ्रॉम वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ? तो देखिए वेयर हाउस और ग्रेट बाथ के अलावा जैसे हमने बताया यहाँ पे जो है कॉलेज है, यहाँ पे ये हॉल है ना, जहाँ पे शायद लोग इकट्ठा होते रहे होंगे। और ये जो हमने बताया था आपको जो कॉलेज है, तो वहाँ पे प्रीस्ट बिल्डिंग मिली है शायद, जहाँ पे जो पुरोहित वर्ग था उनके रहने और हो सकता है उनके अध्ययन का वहाँ पे पूरा इंतजाम रहता होगा। यहाँ पे डिविनिटी स्ट्रीट इसको नाम भी दिया गया है, ये यहाँ बनी हुई है। अब वेयर हाउस तो और ग्रेट बात तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आगे का जो हमारा चैप्टर जो होगा टॉपिक वो होगा ट्रैकिंग सोशल डिफरेंसेस। तो वहाँ के क्या बिलीफ सिस्टम था, सोशल सिस्टम कैसे वर्क करता था, वो हम स्टडी करेंगे। बाकी इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद आप इसका ट्यूटोरियल पार्ट देख लीजिए। अगर ये थर्ड पार्ट है तो ट्यूटोरियल पार्ट का जो थर्ड पार्ट होगा दोनों मैच करेंगे, वहाँ आपको बहुत ही शॉर्ट रिवीजन मिल जाएगा, आपको नोट्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे, आप लिख कर नोट्स बना सकते हैं और हमसे भी खरीद सकते हैं बहुत ही नॉमिनल पेमेंट पे। तो इस ट्यूटोरियल को यहीं खत्म करते हैं। बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।